हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग बात करेंगे जो कि क्लास 10 की एग्ज़ाम की डेट शीट तो आ ही चुकी है। तो हम लोग जो लास्ट का 3 मंथ बाकी है उसमें हम लोग किस तरह से तैयारी करें तो हमारा मैक्सिमम मार्क्स, जो हमारी कैपेबिलिटी है उसमें हम मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। होता क्या है कि हर बच्चे की एक कैपेबिलिटी होती है, आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं बाय द प्रैक्टिस एंड कितना टाइम आप उस चीज़ पर देते हैं। ये सब चीज़ों को मतलब क्या होता है ना कि आपका आज से एकदम से तो हो नहीं जाएगा कि आप एकदम से कुछ बड़ा करने लगेंगे, उसके लिए लगता है टाइम। तो पीछे आपने कितना टाइम लगाया है और अभी जो 3 महीने बाकी है उनमें कितना टाइम लगाएंगे, वो पूरा मिला के जुला कर डिसाइड करता है कि आप कितने नंबर या कितना अचीव करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर एग्जाम है तो एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बात नहीं बता दूंगा कि आप एकदम से जो है कहेंगे कि 3 महीने में सब खत्म हो जाएगा, पहले 60 थे अब 90 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पर जो बात मैं कहूँगा अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो कैपेबिलिटी है, जितना आप चाहते थे, जितना आप कर सकते हैं, उसको आप 100% अचीव कर लेंगे। 100% मतलब मार्क्स 100% नहीं, जितना आप कर सकते हैं उसका 100%। तो आप जो कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, कितना आप बढ़ा सकते हैं अपने काम को, कितना आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं वो आपके ऊपर है। पर जो एक ऑप्टिमाइजेशन निकलेगा कि कितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं और मैं उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, उसको मिला जुला के आज हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हम लोग को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़े तो मैक्सिमम अचीव हो। क्योंकि देखिए हम लोगों ने मतलब मैंने हाई स्कूल वगैरह तो बहुत पहले दे दिया है, तो उससे क्या होता है एक एक्सपीरियंस होता है कि यार उस समय मैंने ये चीज़ करी होती तो मैं इतना इतना कर लेता। तो मैं नहीं कर पाया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंडर एस्टिमेट भी कर दी जाती हैं बच्चों के द्वारा, या जो टीचर होते हैं वो भी कभी कभी कहते हैं कि ध्यान मत दो उन चीज़ों पर, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, उन पर मैं बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए इंग्लिश का पहला पेपर आपका 6 मई से, ठीक है। और आज हम लोग जो बात करेंगे स्पेशली साइंस के लिए करेंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियोस भी बनाऊंगा, एक मैं ओवरऑल वीडियो बनाऊंगा कि कितना पढ़ना है आपको सब्जेक्ट वाइज, पूरा सिलेबस, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ सब मिला के। और एक मैं बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज कि एक सब्जेक्ट को आपको किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है 3 महीने में। करने को आप 1 महीने में भी कर सकते हैं, पर 3 महीने है तो आप उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसलिए 3 महीने का ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। जैसे कि साइंस को देखेंगे तो साइंस में 16 चैप्टर्स हैं, पर उसमें से क्या हो गया कि आपके 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो हटा दिए गए। सबसे पहले देखिए हमारे 16 चैप्टर्स हैं, 16 में से क्या है कि हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा छुड़वाया गया है, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ चैप्टर हैं पूरे पूरे आने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि वो जो डिलीटेड सिलेबस है आपको वो पता होना चाहिए, या ये कह लीजिए जो डिलीटेड चीज़ें हैं वो कितनी है, क्या है, उनमें से क्या चीज़ स्पेशली डिलीट होने वाला है या हट चुका है, उसको आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा तो आप उसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है, पहले मैं भी कहता था आप उसको भी पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम बहुत है, पर अब हमको स्टिक करना है अपने उस चीज़ पे जो हमारा मेन सिलेबस है, जिसमें हमको एग्जाम में फ़ायदा करना है, जो एग्जाम में आने वाला है। तो हम क्यों इधर उधर चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें सारी आपको रिमूव कर देनी है। तो जो भी डिलीटेड सिलेबस है वो आपको दिमाग में रखना है कि हर टॉपिक या जो भी टॉपिक है उसको आप ध्यान रखिए कि ये चीज़ नहीं आने वाली, उसको पढ़ के आप टाइम मत वेस्ट करिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा चैप्टर है जो बायोलॉजी पार्ट में है, ये पूरा पूरा हट गया है। अब इसको आप पढ़ेंगे तो इस समय पे अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट आपका माना जाएगा। उसी तरह से नीचे जब जाएंगे तो वो नहीं आपके पार्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, उसमें आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो चीज़ ये बातें नोट कर ले, और नीचे से PDF में डाल दूंगा या आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्रोम से गूगल करिए मिल जाएगा आपको। उसी तरह से एक चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया गया है, बोर्ड्स में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपके जो इंटरनल एग्जाम होते हैं वहाँ पे इसमें से पूछा जा सकता है। तो आप इंटरनली जो इंटरनल एग्जाम होने वाले उस हिसाब से उसको पढ़िए, पर बोर्ड के हिसाब से इसको जो क्वेश्चन आते थे उस तरह से नहीं पढ़ने की जरूरत है, पर पढ़ना पड़ेगा आपको, इंटरनल में पूछा जा सकता है। तो ये 2 चैप्टर थे जो पूरे पूरे हटा दिए गए हैं आपके। एक चैप्टर और था कोई, हाँ 3 चैप्टर हो गए आपके हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये पूरे पूरे हट गए। बाकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो आपका चैप्टर है ये आपका हटा है, पर इंटरनल एग्जाम में पूछा सकता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना क्या है, ठीक है। ये बात हो गई कि डिलीटेड सिलेबस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वीडियो बनाते समय मैं भूल जाऊँ, उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। देखिए थोड़ी देर में आपको एक
टोटल क्या कितनी पढ़ाई करनी है उसकी भी वीडियो मिल सकती है, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं उसकी भी बना दूंगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ साइंस में। देखिए 14 चैप्टर है, 14 मैंने उसको ही ऐड कर लिया जो आपका एक हट गया था सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो ओवरऑल देखिए तो 13 चैप्टर हैं आपके। पहले एक मंथ आपको कैसे पढ़ाई करनी है कि आपको क्या करना है, पहला एक चैप्टर उठाना है, पढ़ लिया आपने उसको, उसके अगले दिन उसके एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन, जो भी वेबसाइट वगैरह पे जो इधर उधर के थोड़ा बहुत क्वेश्चन होते हैं वो कर लिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 दिन में एक चैप्टर तैयार करना है। अब एक प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे पूछते कितने घंटा पढ़ना है, तो आपको देखिए घंटे के हिसाब से मतलब नहीं है। अब वो दिन चले गए घंटे के हिसाब से, जितना आपका लग रहा है उस दिन मन उतना पढ़िए, पर मन लगना चाहिए, एक्स्ट्रा थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा आपको। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, एक दिन में आपको एक चैप्टर कवर करना है, मात्र सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे ना, इसलिए बता रहा हूँ। वो चैप्टर कंप्लीट किया आपने, अगले दिन आप उठेंगे तो उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा कर लेंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो पढ़ लेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उसी में मिल जाएगा आपको, वो सब पढ़ लेंगे आप। तो 2-2 घंटे आपका हो गया रोज का ये साइंस का, ठीक है। ये आप पूरा फरवरी तक यही करते रहेंगे। 14 चैप्टर हैं, 14 या 13, तो 1 महीना इसमें लगभग लग जाएगी। जितना जल्दी हो जाए आपका उतना जल्दी खत्म कर दीजिएगा आप, तो फरवरी आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। मार्च में आप क्या करेंगे, आपके सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं, आपने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर लिया, सारे क्वेश्चंस इधर उधर के आते थे वो भी कर लिया। अब क्या बारी आ गई, अब आपकी बारी आ गई कि आप सैंपल पेपर्स उठाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं, सैंपल पेपर पहले उठाइए। उससे आपका फायदा क्या होगा, देखिए सैंपल पेपर फ्रेश वाले उठाइएगा, पिछले वाले मत उठाइएगा, क्योंकि उसमें से जो डिलीटेड टॉपिक हैं वो भी इंक्लूड हैं, और अभी वाले जो फ्रेश पेपर है उस पर डिलीटेड टॉपिक को हटा के सैंपल पेपर बनाया गया है। तो सैंपल पेपर सबसे पहले वो वाले उठाइए जहां से डिलीटेड पोर्शन आपका हटा दिया गया है। तो उससे आपको क्या होगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा हमको क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। और क्या करना है, 2 दिन में एक सैंपल पेपर उठाइए, 2 दिन में एक सैंपल पेपर करना है साइंस का। अब ये नहीं कि एक आज कर रहे एक कल कर रहे, चाहिए तो आप हाफ हाफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एक दिन में एक बार में एक सैंपल पेपर उड़ाना है आपको, ठीक है। अगले दिन क्या करना है, तो और भी सब्जेक्ट है ना, इसलिए मैंने गैप दे दिया है। साइंस एक दिन में एक सैंपल पेपर, दूसरे दिन गैप, तीसरे दिन फिर एक पेपर। तो पूरे मार्च में आपको यही करना है, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं पूरे मार्च में मतलब क्या, देखिए क्या है, आपको मिल गए 30 दिन मार्च के लगभग, है ना। तो 30 दिन में मोटा मोटा मैं 30 दिन हर मंथ को मानना हो, तो 30 दिन में आपको क्या करना है, कम से कम 10 सैंपल पेपर करने हैं, ठीक है। बीच में मन नहीं हो रहा, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया, पर मोटा मोटा क्या है कि आपको 10 सैंपल पेपर करने हैं अल्टरनेट डेज पे। और सैंपल पेपर हो गए आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा लीजिए, क्योंकि देखिए क्या है, आपका हर 2 दिन पे अगर आप करेंगे तो 20 दिन में 10 सैंपल पेपर हो जाएंगे। उसके बाद 10 दिन आपके बाकी बचे हैं, 10 दिन में आप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हैं। पर आपको इतना लोड नहीं लेना अपने ऊपर, मतलब कि इतना ही करना है, इतना ही नहीं करना है, जितना आपसे हो सकता है उतना करना है। कम से कम 10 मैक्सिमम 15, जिसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाद में करिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक नहीं आते हैं, क्योंकि सैंपल पेपर में वो चीज़ होगा तो आपको एक हैबिट पड़ जाएगी कि ये टॉपिक तो देखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं आ रहा, इस तरीके से। तो 20 मार्च तक आपका ये खत्म हो जाएगा आपका काम। 10 सैंपल पेपर, उसी में कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिया। 20 मार्च तक यानी 20 दिन आप खाली ये करेंगे 10 सैंपल पेपर, ठीक है। अब देखिए मार्च के 10-11 दिन जो भी बाकी होंगे उसमें क्या करना है आपको, आपने सैंपल पेपर देख लिया, आपको डिफिकल्टी लेवल पता चल गया, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ये पता चल गया, और कौन सा क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, पर पूछा जाता है तो बड़े में ही पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है, वो आपको पता चल गया। तो ये आपको डिटेल एनालिसिस करने की, सिर्फ पढ़ना नहीं है, कौन सी चीज ज्यादा आती है वो आपको पता होना चाहिए। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि रिवीजन के टाइम पे आपको पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है, ठीक है। 20 मार्च तक आपने कर लिया। फिर अगले 10 दिन सिर्फ आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब जो ज्यादा बार आपको सैंपल पेपर में मिले हैं वो, जो रेयर क्वेश्चन है जो कभी कभार आते हैं वो, उन क्वेश्चंस को निकाल लीजिए। अब क्या होगा, जब आपने सैंपल पेपर कर रहे होंगे तो कुछ पेपर आपके क्या होंगे, ऐसे होंगे जो बहुत टफ आए होंगे। उसमें आपके जब क्वेश्चन करने बैठे होंगे तो आपने देखा होगा पढ़ तो हमने सारे चैप्टर लिया, पर वो क्वेश्चन सबसे हो नहीं रहे, तो उन क्वेश्चन को अलग से नोट कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए। मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन करे एक दिन में, 10 दिन में 300 हो गए, तो 300 क्वेश्चन में 30-35 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हो रहे होंगे एक बार में। तो जो एक बार में नहीं हो पा रहा उसका टिक कर लिया और नोट डाउन कर लिया अलग, ठीक है। जो 20 मार्च तक आपने ये काम किया उसमें जो 20-25 क्वेश्चन बचेंगे अगले 10 दिन यानी मार्च के लास्ट 10 डेज में आपको वो खत्म कर देने हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आपका फरवरी में आपने चैप्टर वाइज पढ़ा, मार्च आपने पूरा सैंपल पेपर पढ़ा, जो भी दिक्कतें आई वो आखिरी के 10 दिन में खत्म कर दिया। फरवरी मार्च में आपने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, प्लस सैंपल पेपर भी खत्म कर दिए, उड़ा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा पढ़ना है, इतना ज्यादा नहीं। आप ये जब करके देखेंगे आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा नहीं है, पर
कंसिस्टेंटली वो करना पड़ेगा आपको। इसे आज करा 2 दिन मन नहीं करा, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है जिस दिन हमारा मन होता है हम बहुत पढ़ लेते हैं, वो अच्छी चीज़ है, पर जिस दिन हमारा मन नहीं होता उस दिन हम पढ़ते ही नहीं। वो क्या होता है, फिर आपने जो उस दिन मेहनत एक्स्ट्रा करी थी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। एग्जाम और कोई भी जिंदगी में हर दिन आप खाना खाते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि आप खाना ना खाएं। खाना नहीं खाते तो कुछ दर दर खा लेते हैं। उसी तरीके से पढ़ाई करनी है इस समय आपको अगले 3 महीने, कि आपको हर दिन पढ़ना है, ठीक है। कभी कम मन है कम पढ़िए, फिर अगले दिन उसको आपको कवर करना है, ये ध्यान रखिए। अपने ऊपर लोड भी नहीं लेना है और एकदम अपने आप को फ्री भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब मार्च के एंड में आपने उन फिल्टर जो क्वेश्चन थे आपके, तो मार्च के एंड में जो आपको ये फिल्टर, अभी बाइक या कार क्या बोलते हैं उसको, डाला वाला आ गया इसलिए मैंने रोक दिया था। मार्च के एंड में आपको वो क्वेश्चन जो होंगे जिनका लेवल लग रहा होगा डिफिकल्ट था, वो आपने खत्म कर दिए होंगे। अब आपके पास क्या है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको दिखेगा वो आपको पता ना हो सकता है आप सारी बातें ना कह पाए उसके बारे में, सारा डिटेल में ना लिख पाए, पर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको पता ही नहीं चला हो कि ये क्वेश्चन कैसा, मैं तो जानते नहीं इसके बारे में। यानी कि इन 2 महीने में आपने इतनी प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली है कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगता ये तो नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब बचा हमारा अप्रैल, फरवरी खत्म, मार्च खत्म, बचा अप्रैल। मई को कंसिडर नहीं करेंगे, मई से तो एग्जाम स्टार्ट हो गया। अप्रैल मतलब लास्ट मंथ। इसमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए आप पूरे। अगर आपके वही सैंपल पेपर पुराने वाले हैं तो ट्राई करिए डिफरेंट वेबसाइट से देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा कर लीजिए, मतलब सेम वाला मत दोहराइएगा, थोड़ा बहुत दोहरा सकते हैं पर नया सैंपल पेपर ट्राई करिएगा, डिफरेंट वेबसाइट से देख लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, सैंपल पेपर उठाइए, और इस बार आपको पूरी एग्जाम वाली फील लेनी। इस बार आपको वो नहीं करना है कि क्वेश्चन ढूंढना, ऐसा कुछ नहीं करना है। इस बार आपको रूम बंद कर दिया आपने, फोन स्विच ऑफ कर दिया, सब चीज बंद करके कोई भी चीज की हेल्प नहीं लेनी बाहर से, ठीक है। आपको एकदम ऐसी फील लानी है कि जैसे मैं एग्जाम दे रहा होता तो वहां पे मुझे क्या क्या सुविधाएं होती हैं, क्या क्या असुविधाएं होती, वो काम करना है आपको। आपने एग्जाम पेपर उठाया, गाड़ी में देखा 12 बज रहे हैं, 3 बजे तक करना है आपको। 12 से 3 एक भी % अपने आप को छूट नहीं देनी है। 12 से 3 पेपर खत्म, ठीक है। उसके बाद आप उसी को एनालिसिस करिए कि कितना नंबर मैं कर पाया हूं। आपने देखा आपने 70 कर लिया, एक सैंपल पेपर करा आपने, रोज नहीं करना है, 2 दिन में 3 दिन में ट्राई करिए। अगर आपके पास लग रहा है और सब्जेक्ट भी तैयार है अच्छे से तो 2 दिन में करिए, मतलब जो है 2 दिन में करिए। अगर आपको और सब्जेक्ट पर ध्यान देना है तो 3 दिन में एक बार करिए। सैंपल पेपर करा आपने, उसका रिजल्ट मिला आपको, आपने देखा 100 में से 70 जो भी होता है उतने मार्क्स आ गए परसेंटेज के हिसाब से, आपने देखा। अगला पेपर किया, आपने देखा यार मार्क्स मेरे कम हो रहे हैं, किस वजह से कम हुए, कौन सा टॉपिक ऐसा जिस वजह से कम हो गया, उसको आपने पढ़ लिया। अगर आपका कांस्टेंट है तो आप देखिए पिछली बार कम कहाँ थे, इस बार भी कम कहाँ है, उसको ट्राई करिए। अगर आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, आपको ट्राई करना है कि हर 3 दिन पे आपके नंबर बढ़ें। अगर अच्छे नंबर शुरुआत से ही आ रहे हैं तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ग्राफ डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। ग्राफ की वैल्यू जो आपकी होंगी वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, आप इंक्रीज करते रहिए। पूरा अप्रैल भर आपको बस अपने ग्राफ पे फोकस करना है कि कितना मैं कर पाता हूं। पता होना और एग्जाम में करना डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर आपने 10 पेपर भी ऐसे तरीके से कर लिए, 8 से 10 पेपर ऐसे कर लिए जो आपने फुल एग्जाम की तरह से करे, जैसे एग्जाम में होने वाला है, कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपने कर लिए तो एग्जाम वाले दिन आपको डर नहीं लगेगा। और रही बात बोर्ड का, यह हुआ ना बनाइएगा, कोई जैसा यहाँ पे एग्जाम देते हैं आपने स्कूल में वैसे वहाँ होता है, बस वहाँ पे आपको डरा दिया जाता है इधर उधर चीज़ों से, नए टीचर होते हैं तो वो बातें हैं। तो आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं, आपको अपना एग्जाम देना है। अगर आपने उस तरीके से घर पे 10 बार प्रैक्टिस कर ली होगी तो वो चीज़ की टेंशन, तो आपने सारे सैंपल पेपर कर लिए, अब आपको अपना ग्राफ पता है। अब जब सैंपल पेपर आप कर रहे होंगे, बाई चांस कोई नया सैंपल पेपर आपको दिख गया, एकदम से नया क्वेश्चन दिख गया, तुरंत उसको रिवाइज कर लीजिए। सैंपल पेपर कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए की क्या रहेगी आपकी सफल होने की या सक्सेस होने की, आपको कंसिस्टेंटली ये चीजें करनी है। अगर बाई चांस किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा है, ना करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अंडर एस्टिमेट नहीं करना हिंदी इंग्लिश को, सारे टीचर उस पर ध्यान नहीं देते, वो बोलते कोई बोला आधा घंटा पढ़ लो, कोई बोला 45 मिनट पढ़ लो। मैं भी कहूंगा आधा घंटा 45 मिनट ही पढ़िए, पर ऐसे कहा जाता है ऐसे सौतेले बच्चे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि आपकी आगे फील्ड क्या बनने वाली है, साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। यहाँ पे आपको अपना बोर्ड्स में आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स दिखें आपको, ठीक है। उसके लिए आपको हिंदी में भी तैयारी करनी पड़ेगी, सोशल साइंस में भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश में भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अंडर एस्टिमेट मत करिए सिर्फ ये 3 महीने, उसके बाद आप हिंदी इंग्लिश को मत देखिएगा, सिर्फ उसको एज ए लैंग्वेज ट्रीट करिए। पर अभी आपका सब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट पर की वैल्यू दीजिए। तो ये तरीका हो गया पढ़ने का। देखिए 3 बातें ये हो गई कि आपको क्या है,
अप्रैल में पूरा अलार्म बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। अलार्म बज जाए 3 घंटा बाद एग्जाम खत्म, उसको चेक करिए खुद से। अगर आपके कोई ट्यूशन टीचर हैं, ऐसा कुछ है, तो आप उनसे चेक करवा सकते हैं कि देख लीजिए सर कोई दिक्कत है या ऐसा कुछ। ट्राई करिए, अपने मन से करिए। सेल्फ स्टडी इसी को बोलते हैं, आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है। हेल्प मतलब कॉन्सेप्ट में लीजिए, फालतू इधर उधर चीज़ों में मत लीजिए। उसके बाद आपने क्या कर लिया, अपना ग्राफ देख लिया कितना आ रहा है, इंक्रीज करना चाहिए ग्राफ या फिर कांस्टेंट रहा है, अच्छे नंबर हैं तो। बाकी ट्राई ये करना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो कि वो लगे यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक, एकदम से नया बना दे कहीं और से, तो अलग बात है। यानी आपका जो रेंज है वो बहुत वाइड होना चाहिए। जो बहुत आता है वो तो सब लोग पढ़ के जाएंगे, जो कम आता है वही तो डिसाइड करेगा आप सबसे अच्छे बनेंगे या नॉर्मल एवरेज रह जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी रेंज जो होगी वो आपको बड़ी करनी है। इंपॉर्टेंट पे फोकस ज़्यादा रखना है, पर 10% उन चीज़ों को भी देखना है जो रेंज आपकी बढ़ा सकती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपकी बहुत मैटर करेगी। आप एक हफ्ता गैप कर देंगे, आपका मन हट जाएगा, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। गैप नहीं करना है, कैसे भी करके गैप नहीं करना है। अपने आप को रिवॉर्ड से इंट्रोड्यूस करिए। रिवॉर्ड क्या होता है, जैसे आपने 2 घंटा पढ़ा, देखिए मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ या फिर प्रैक्टिस्ड, इसकी मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए ये तरीका बहुत बेहतरीन होता है। आपने 2 घंटा पढ़ा, आपका ब्रेन थक चुका है, अब आप उसको फोर्स मत करिए पढ़ने के लिए। आधा घंटा गेम खेलिए, आधा घंटा कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। वो भी ऐसा नहीं कि कोई सिटी चीज़ देख लिया दिमाग और खराब हो रहा है, अच्छी चीज़ देखिए, मस्ती मजाक वाली चीज़ें देख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाना चाहिए उसको देख के। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन बूस्ट हो जाता है। उसको आप ये मत समझिएगा आपने टाइम वेस्ट किया। आपने स्कूल में भी आप जाते हैं, बीच में लंच मिलता है, बीच में इंटरवल मिलता है, क्यों मिलता है? ताकि आपका ब्रेन जो है बूस्ट हो जाए, दोबारा से चार्ज हो जाए। तो वही काम आपको करना है। कभी भी आप अपने ब्रेन को फोर्स मत करिए, ठीक है। उसको ट्रेन करिए कि आपको 3 घंटा पढ़ना है। ट्रेन करने के लिए उसको थोड़ा सा खाना पीना भी तो खिलाओ, तो ये चीज़ें जरूरी होती। उसको एज अ रिवॉर्ड यूज करो। 2 घंटा पढ़ने के बाद मैं आधा घंटा वीडियो देखूंगा, साफ साफ बात है, हमेशा करूंगा मैं ऐसा। तो ये चीज कर लीजिए। अगर आप 3 घंटे पढ़ पाते हैं, 3 घंटे बाद रिवॉर्ड करिए। रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज जीतते हैं तब मिलता है रिवॉर्ड। हर आधे घंटे बाद आप मोबाइल चेक करेंगे तो फिर वो मोबाइल चेक करने में मजा नहीं आएगा। 3 घंटे बाद मोबाइल चेक करिए, तब मजा आएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पकड़ ज्यादा होनी चाहिए और प्लस आपकी रेंज बहुत मजबूत होनी चाहिए। रेंज के बाहर नहीं होना चाहिए कोई चीज आपके, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। मैंने फालतू बातें नहीं करी कि आपको ये चैप्टर पे इतने घंटे देना चाहिए, चैप्टर पे, वो तो आपके ऊपर है यार। आप पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ। आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती होगी तो आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ डालते होंगे, आधे घंटे में खत्म। अब मैं बता रहा हूँ उसको 2 घंटे पढ़ो, क्या फायदा है। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, पर कंसिस्टेंटली आपको ये काम करते रहना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट में डाल दीजिएगा, तो और बच्चे पढ़ देखेंगे, उनको भी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैथ की वीडियो भी मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। इसके जस्ट बाद आपको मैथ्स की वीडियो मिल जाएगी। और एक मैं चाहता हूं कि टोटल वीडियो बना दूं कि सोशल साइंस मैथ कैसे टाइम टेबल रहेगा आपका। टाइम टेबल किसी का फॉलो मत करिए, आप अपने हिसाब से बनाइए। तो मैं ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा जो आपको आपके हिसाब से भी हेल्प करे, क्योंकि कोई बच्चा रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। तो ये मत देखिए AM PM, आर्स देखिए कितने आर्स क्या चीज़ पढ़ना है हमको, ठीक है। वो भी अगर वो उसकी ज़रूरत है तो, अगर कोई चीज़ छोटी सी है तो उसमें क्यों 2 घंटा देना, ठीक है। तो अभी मैं इसके बाद मैथ्स की वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा मैथ्स के लिए आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगले वीडियो का इंतजार के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।